वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रोल ऑफ जिप्सम। तो एफएससी की पार्ट 2 की जो आपकी बुक है उसके अंदर रोल ऑफ जिप्सम जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में जो है वो डिस्कस हुआ है, तो हम भी वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो जिप्सम है वो होता क्या है। Gypsum is the hydrated calcium सल्फेट। जिप्सम हमारे पास होता है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.5H2O। इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन आ गया कि जिप्सम हमारे पास क्या होता है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसका फॉर्मूला भी हमने एक दफा देख लिया। अब हम जिप्सम का रोल देखते हैं इन एग्रीकल्चर। रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जिप्सम का क्या रोल है, जिप्सम इज वेरी एसेंशियल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन and the soils as it is the main constituent of calcium and sulfur। तो हमारे पास जो जिप्सम होता है ना, वो क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल की ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि जिप्सम के अंदर कौन से दो एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम और सल्फर। तो हम अलग अलग देख लेते हैं कि कैल्शियम जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ में क्या रोल प्ले करता है और सल्फर क्या करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कैल्शियम। द कैल्शियम इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स on a large scale and it is used greatly in areas where soils are subjected to extensive bleaching। जो हमारे पास कैल्शियम है ना, उसका ये जो है रोल है कि जहाँ सॉइल्स में ना एक्सटेंसिव ब्लीचिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है, वहाँ जो कैल्शियम है वो सॉइल्स के अंदर क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी को इन्हेंस करके क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब एक्सटेंसिव ब्लीचिंग क्या होती है, मैं इधर आगे ब्रैकेट में लिख रही हूँ, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। जो एक्सटेंसिव ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है ना, उसकी वजह से सॉइल में से जो है
न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो जब भी अगर कोई क्रॉप सॉइल के अंदर लगाई जाती है तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो एक्सटेंसिव ब्लीचिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए जो कैल्शियम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम जिप्सम को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर तो हमारे पास एक्सटेंसिव ब्लीचिंग का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सल्फर की इम्पोर्टेंस की। तो हमारे पास आ जाता है सल्फर। सल्फर जो है ना उसके ज़्यादा यूजेस हैं कैल्शियम के मुकाबले में। सल्फर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सल्फर है वो ज़्यादातर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर प्लांट्स को एक मैक्सिमम क्वांटिटी में सल्फर ना मिले तो उनकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाती है। ठीक है, तो सल्फर हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड जो है सल्फर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द chlorophyll development in plants, hence the plants deficient of sulfur will have a pale green color। अब हमारे पास जो सल्फर है ना वो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल डेवलपमेंट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि क्लोरोफिल प्रोडक्शन जो है ना प्लांट्स की वो सल्फर की वजह से क्या होती है, इंक्रीज होती है। और आपको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो वो प्लांट्स जिनके अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी हो जाती है ना उनका कलर भी क्या हो जाता है, ग्रीन कलर से वो पेल ग्रीन कलर की तरफ चले जाते हैं। तो सल्फर हमारे पास क्लोरोफिल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास इसका यूज है द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो enhanced by sulfur। अब जो रूट सिस्टम है ना प्लांट्स का उसकी ग्रोथ के लिए भी हमारे पास ना सल्फर इम्पॉर्टेंट है। अगर सल्फर हमारे पास ना हो, प्लांट्स के अंदर मौजूद ना हो तो रूट सिस्टम जो है ना प्लांट्स का वो भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। जो रूट्स हैं वो ना तो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं ना फूड एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो सल्फर हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक तो रूट सिस्टम के लिए, एक क्लोरोफिल डेवलपमेंट के लिए, और थर्ड हमारे पास प्लांट ग्रोथ के लिए जो सल्फर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके पास जो है एग्रीकल्चर के अंदर जिप्सम का यूज़ हो गया कि जिप्सम हमें कैल्शियम और सल्फर प्रोवाइड करता है, जिसके हमारे पास एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जिप्सम का क्या रोल है। In industries, when gypsum is heated under
controlled conditions it releases 3/4 of water of crystallization the white powder produced is known as plaster of Paris। जिप्सम का जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ है ना, वो प्रोडक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था ना कि हमारे पास जो जिप्सम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस करता है। इस तरह हम रिएक्शन इधर देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2O, अगर इसको हम हीट करें कंट्रोल्ड कंडीशंस में तो क्या प्रोड्यूस होगा? CaSO4 डॉट H2O प्लस 3H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? रिलीज हो गया। तो हमारे पास जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस हो गया, जिसके अंदर सिर्फ एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रोडक्शन है वो जिप्सम का क्या है? बहुत ही ज़्यादा मेन यूज़ है। अब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ना प्रोड्यूस हो तो फिर क्या होता है? व्हेन gypsum is not heated too strongly, अगर जिप्सम को ना जो हीट उसको चाहिए वो ना मिले, यानी उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हीट ना किया जाए, then an anhydrous salt is produced। एक एनहाइड्रस सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है विच इज कॉल्ड डेड बर्न्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? डेड बर्न्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर जिप्सम को हम वो वाली हीट रिक्वायर्ड जो उसको चाहिए हीट वो प्रोवाइड करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। और अगर जिप्सम को स्ट्रांगली हीट ना किया जाए तो एक एनहाइड्रस सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम डेड बर्न्ट कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इंडस्ट्री जो हमारी डेली लाइफ है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है कास्टिंग ऑफ स्टैचुरी बनाने के लिए, यानी स्टैचूज की जो कास्टिंग होती है ना उसके लिए। आपको पता है ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करें तो वो एक ना थिक विस्कस टाइप पेस्ट बन जाता है, जिसको फिर मोल्ड्स के अंदर डाल के जो शेप हमें चाहिए होती है हम वो बना लेते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो स्टैचूज की कास्टिंग के लिए यूज होता है, उसके बाद कॉइन्स बनाने के लिए यूज होते हैं, बैंडेजेस बनाने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सीलिंग्स, जो हमारे पास सीलिंग्स में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं, फॉल सीलिंग्स जो बनवाते हैं उसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब हमारे पास ना प्लास्टर जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टर्स बनाने में भी यूज़ होता है। ठीक है, स्पेशल प्लास्टर्स। तो स्पेशल प्लास्टर्स जो है ना आपकी बुक में 2 टाइप्स के स्पेशल प्लास्टर्स जो हैं वो डिस्कस हुए हैं, तो हम भी वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट
नंबर पे प्लास्टर है वो है सीमेंट प्लास्टर। तो इसको देख लेते हैं कि सीमेंट प्लास्टर हमारे पास क्या होता है। इट इज द टाइप ऑफ प्लास्टर in which glue or oil is added to increase the time of setting। अब सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए इस प्लास्टर का हम इसके अंदर क्या डालते हैं, ग्लू या ऑयल डालते हैं। यानी ये होता प्लास्टर ऑफ पेरिस है, लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में ग्लू या ऑयल डाल दें तो वो क्या बन जाता है, सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, इसके हमारे पास जो यूजेस हैं वो क्या है, हमारे पास आरसीसी वॉल्स बनाने के लिए ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कंक्रीट फिनिशेस बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कवरिंग ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग्स के ऊपर जो हमारे पास पेंट से पहले जो एक लेयर लगती है ना सीमेंट की, वो असल में क्या होता है, सीमेंट प्लास्टर होता है। तो ये वही चीज़ है, कवरिंग ऑफ बिल्डिंग्स इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ना सीमेंट प्लास्टर की क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई और उसके यूजेस आ गए कि ये इधर इधर यूज होता है। नेक्स्ट अब हम जो सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टर है वो है हार्ड फिनिश प्लास्टर। तो वो भी हम इधर देख लेते हैं कि वो हमारे पास ना क्या होता है। तो सेकंड हमारे पास आ जाता है हार्ड फिनिश प्लास्टर। It is a type of plaster which is made by the calcination of anhydrous sulfate with alum और बोरेक्स। अगर हम एनहाइड्रस सल्फेट यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास आया हुआ है उसके अंदर से वाटर को रिमूव कर दें और जो सल्फेट बच गया है, ठीक है, उसे एनहाइड्रस सल्फेट कहेंगे ना, उसको हम अगर उसकी कैल्सिनेशन कर दें किसके साथ, एलम या बोरेक्स के साथ। एलम जो होता है ना वो हमारे पास ना एल्यूमिनियम का वो है, मिनरल ओर है, और बोरेक्स जो है ना वो बोरॉन का मिनरल ओर है। ठीक है, तो उनके इन दोनों के साथ अगर हम कैल्सिनेशन, यानी कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी कैल्शियम कंपाउंड के साथ इसको मिला दें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हार्ड फिनिश प्लास्टर प्रोड्यूस होगा। इसके हमारे पास जो यूजेस हैं वो कौन कौन से हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में हार्ड फिनिश प्लास्टर यूज होता है, और हमारे पास ये यूज होता है पार्टीशंस बनाने के लिए एंड वॉल पोस्टर्स बनाने में क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ प्लास्टर्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। अब इनके अलावा जिप्सम के ना और भी यूजेस हैं जो कि हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। Uses of gypsum. So first of all
जिप्सम यूज होता है एज अ फिलर इन पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें ना, तो जब पेपर की प्रोडक्शन होती है ना, तो एक फिलर हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास वो फिलर जो है वो जिप्सम होता है, ताकि पेपर जो है ना वो हार्ड, उसकी जो हार्ड फिनिश आती है ना, वो जिप्सम की वजह से आती है। तो फिलर के तौर पे पेपर इंडस्ट्रीज में जिप्सम यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जिप्सम पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। जब भी हम सीमेंट की प्रोडक्शन करते हैं ना, तो हम उसमें 2% जिप्सम ऐड करते हैं, क्योंकि जिप्सम हमारे पास क्या बढ़ाता है, इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है ना, वो जिप्सम की वजह से इंक्रीज होता है। सेटिंग टाइम का मतलब होता है कि अगर हमने सीमेंट किसी जगह लगाई है, तो वो ना ऐसा ना हो कि वो हम जो है ब्रिक्स को भी साथ लगाते हैं ना सीमेंट के, तो ब्रिक्स को एक जगह फिक्स करने के लिए सीमेंट ही चाहिए होती है ना। तो अगर सीमेंट के अंदर जो है उसका सेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं होगा, तो जो हमारे पास ब्रिक्स हैं वो ज़्यादा देर तक एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रहेंगे, यानी सेटिंग टाइम जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर देता है, ब्रिक्स के आपस के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो अगर सीमेंट का सेटिंग टाइम ज़्यादा होगा, वो अच्छे से ज़्यादा टाइम के लिए सेट हो सकेगी, तो हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास प्रोड्यूस होंगी। तो इसलिए हम पोर्टलैंड जो सीमेंट बनाते हैं इंडस्ट्री में, उसके अंदर 2% जिप्सम ऐड करते हैं। जब सीमेंट जो है ना वो क्लिंकर फॉर्मेशन हो रही होती है सीमेंट की, तो उससे पहले हम क्या डाल देते हैं, इसमें 2% जिप्सम डाल देते हैं, ताकि सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। तो ये आपके पास ना जिप्सम के अदर यूजेस थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो मैं उस पर भी आपको वीडियो जो है बना के समझा दूँ वो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो रोल ऑफ लाइम के ऊपर होगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।